हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कल हमने पाठ किया था, लहासा की ओर पढ़ा था और उसका लेखक परिचय किया होगा। तुमने प्रश्न उत्तर छांटे होंगे जो मैंने दिए थे। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे अपना हर रोज का कार्य हर रोज कर रहे होंगे। कोई भी बच्चा अपने कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेगा। अगर तुम हर कार्य यूँ सोचोगे कल कर लेंगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और जो हमें बाद में करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होएगी, कठिनाई होगी। मेरी तुम बच्चों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आस-पास जितने भी बच्चे 9th क्लास में हैं, 9वीं क्लास में हुए हैं अभी 8वीं से 9वीं में, वो सभी बच्चे आपस में एक-दूसरे को बोलें कि वो अपना नंबर फ़ोन नंबर अपने मैडम जो इंचार्ज है तुम्हारे सरिता मैडम को दें और अपने आप को मैडम के ग्रुप से कॉन्टैक्ट ज़रूर कराएँ ताकि वो अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने पाए उनका और वो अपना सारा कार्य समय पर कर सकें। इसलिए हर बच्चा अपने आस-पास वाले जो 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एडमिशन कराने के लिए बोले। ऑनलाइन ही एडमिशन हो जाता है आजकल। अपने जो तुम्हारे 8वीं क्लास का जो तुमने वो मिला होगा, वो फ़ोटो भेज दे या जैसे दूसरे बच्चों ने कराया है, उन्हीं से आपस में पूछ सकते हैं कैसे कराया है और नहीं तो अपना फ़ोन नंबर देकर अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा लें कि मैं ये बच्ची हूँ, मेरा नाम ये है और मैं आपके साथ 9वीं कक्षा में जुड़ना चाहती हूँ। ठीक है? तो कोई भी बच्चा अपना कार्य किए बगैर न रहे। नहीं तो जो बच्चे नए वो ऐसे होंगे जो अब काम नहीं कर रहे हैं, तो हम स्कूल आने के बाद जब आगे से कार्य शुरू करेंगे तो उनका पिछला सारा कार्य रह जाएगा। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे अपना ऑनलाइन ज़रूर जुड़ें और अपना कार्य हर रोज़ का हर रोज़ करें। तो आज हम करेंगे कल जो तुमने लहासा की ओर पाठ पढ़ा था, तुमने देखा कि किस प्रकार से लेखक जो है शेखर के साथ जाकर लंगोर में घूमते हैं और वहाँ पर उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या-क्या वो देखते हैं और कैसे उन्हें चोर डाकुओं से बचने के लिए भिखारी के वेश में जाना पड़ता है। यह सब पूरे पाठ में बताया गया है और ये क्या है? संस्मरण है। जैसे कहानी होती है, निबंध होता है, इसी प्रकार से ये पाठ क्या है? संस्मरण होता है। संस्मरण क्या होता है? स्मरण होता है याद करना और संस्मरण पहले की बात को याद करके फिर से लिखा हुआ। तो लेखक बहुत समय पहले गए थे वहां पर घूमने के लिए और फिर वो सारी बातें याद करके ध्यान में रखकर उन्होंने इस पाठ को लिखा है। यानी पहले कोई देखी हुई चीज को याद करके फिर से जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं संस्मरण। तो ये पाठ हमारा जो लहासा की ओर है एक संस्मरण है। पहला प्रश्न अभ्यास का करते हैं। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? हम बताएंगे कि लेखक भिखारी के वेश में गए थे पहले, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर ठहरने के लिए उचित स्थान यानी सही स्थान मिल गया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर आगे जो लेखक का मित्र था वो वहां पर था और उसने रहने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और दूसरी बात जब वो ठीक ठाक भद्र वेश में यानी सही वेश में सज्जन आदमियों के वेश में जो वेशभूषा पहन कर गए थे फिर भी वहां पर उनको रहने का स्थान इसलिए नहीं मिला था क्योंकि जब तक वो गए थे तो शाम हो चुकी थी और शाम को वो लोग झंग वगैरह एक पदार्थ होता है नशीला पदार्थ, वो पीकर मस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं फिर उनको कुछ नहीं पता चलता है। तो इसलिए सभी नशे में थे और वो रहने के लिए उनको उचित स्थान नहीं दिला सके थे, उनसे बात ही नहीं कर पाए थे। इसलिए पहले जब वो गए थे भिखमंगे के वेश में तो उन्हें उनके लिए जो मित्र थे उन्होंने ठहरने के लिए उचित व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए उन्हें स्थान मिल गया और दूसरी बार वहाँ के गाँव के लोगों ने जो नशा कर रखा था, उसके कारण उन्हें उचित स्थान रहने के लिए नहीं मिल सका था। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय भय बना रहता था? हम बताएंगे कि वहां जो तिब्बत में लेखक घूमने के लिए गए थे, वहां पर हथियार रखने का कानून नहीं था। यानी कोई पिस्तौल, बंदूक या तलवार या कोई और दूसरा इस तरह का हथियार नहीं रख सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग वहां पर ये चीजें रखते थे। इसलिए वहां पर जो भी यात्री घूमने के लिए जाता था तो उसे ये डर बना रहता था कि कहीं लोग अपने पिस्तौल के डर से या बंदूक के डर से हमें लूट न ले, हमारी जान न ले ले। इसलिए उन्हें यहाँ पर ये भय बना रहता था और इसी डर के मारे लेखक जो है वो भिखारियों का रूप धारण करके वहां पर गया था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगोर के मार्ग
में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? पिछड़ गया था मतलब है पीछे रह गया था। तो हम कहेंगे कि लेखक अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया था क्योंकि जो लेखक जिस घोड़े पर बैठकर जा रहा था वो बहुत ही सुस्त था, धीरे-धीरे चल रहा था। उसके जो साथी थे वो आगे निकल गए थे और आगे जाने के पश्चात देखा उन्होंने कि 2 रास्ते हैं। अब लेखक को ये नहीं पता था कि कौन से रास्ते पर जाना है दोनों में से, क्योंकि उनके साथी तो आगे जा चुके थे। इसलिए लेखक अंदाजे से ही किसी एक रास्ते पर चल पड़े और आगे जाने के बाद देखा कि वो रास्ता तो वो है ही नहीं। तो लेखक फिर वहां से वापस आए और फिर उस दूसरे रास्ते पर गए और फिर वो अपने साथियों से आगे चलकर मिले। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था, दूर रह गया था। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो हम कहेंगे कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास रोकने, सुमति कौन था? उसका दोस्त था। यजमान कौन? जो वहां के रहने वाले साहूकार वगैरह जो भी थे उनके लिए बोला गया है। इसलिए रोका क्योंकि अगर वो वहां पर जाता तो बहुत समय लगा कर आता और फिर वो देर हो जाती उन्हें। और दूसरी बार इसलिए रोकने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म के मंदिर में जो उनको बहुत सारी किताबें मिल गई थी, तो लेखक उन किताबों को पढ़ना चाहता था, उनका अध्ययन करना चाहता था। तो इसलिए लेखक ने सोचा अगर सुमति वहां पर चला भी जाता है यजमानों के पास मिलने के लिए, तो तब तक वो उन किताबों को पढ़ लेगा। इसलिए उन्होंने रोकने का उसे प्रयास नहीं किया। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इस पूरे पाठ में जो यात्रा में उनको कठिनाई आई, जो मुश्किलें आई, वो सारी बातें आ जाएंगी इसमें। क्या आ जाएंगी? सबसे पहले तो ये कि लेखक को चोर डाकुओं के भय के मारे उन्हें भिखारियों का रूप धारण करके जाना पड़ा। अब एक बार सोच के देखो कि जो एक सामान्य इंसान है, वो इस बात से कि कहीं उससे चोर डाकू लूट न ले, उनकी उसकी जान न ले ले या सामान न छीन ले, इस डर से अगर कोई व्यक्ति भिखारी बनकर जाता है, तो कल्पना करके देखो कैसा लगेगा। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी। फिर उसके पश्चात लेखक जो चढ़ाई पर चढ़ने के लिए जाने के लिए ऊपर जो घोड़ा मिला था वो बहुत धीरे चल रहा था, जिस कारण से वो अपने दोस्तों से पिछड़ गया था। इसलिए उसे अपने दोस्त सुमति की डांट भी सुननी पड़ी थी। इसके साथ साथ लेखक को हर समय ये डर लगा रहता था कहीं कोई चोर डाकू न आ जाए और उनका सामान न ले ले, छीन न ले। इस प्रकार और वहां पर उन्हें रहने के लिए स्थान मिले ना मिले, इन सब कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर, यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा पे जो घूमने गए थे वो सारी बातें, उसका सारा ब्यौरा के आधार पर बताए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। यानी पाठ के आधार पर हमने बताना है कि तिब्बती समाज कैसा था। हम बता सकते हैं कि तिब्बती समाज वहां पर बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो लोग चोर डाकुओं की तरह सामान जो यात्री आते थे उनकी छीना झपटी में बहुत विश्वास करते थे। और इतना ही नहीं, वहां पर हथियार रखने का कानून भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हथियार रखते थे और लोगों को लूट लेते थे और यहाँ तक कि कई बार तो लोगों की जान भी ले लेते थे। इसके साथ साथ वहां पर जो भी यात्री आते थे उन्हें अपने घर में ठहराने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी किसी के भी घर में ठहर सकता था। इसके साथ साथ वहां की औरतें पर्दा नहीं करती थी। और एक बात और थी कि शाम के समय वो सभी व्यक्ति वहां पर नशा करके सो जाते थे मस्त होकर। तो इसलिए यात्रियों को शाम के समय अगर कोई पहुंचता है तो उन्हें रहने में इसकी वजह से दिक्कत होती थी। अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों को शेल्फ के भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर तुम्हें सही लगता है वो तुमने देना है। तो पहला ही है, यानी लेखक जब उसके बारे में जब की जिक्र किया गया है, जब वो बौद्ध धर्म की पुस्तकें पोथियां उन्हें वहां पर मिली थी, उनमें पूरी तरह से पढ़ते पढ़ते खो गए थे, रम गए थे। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, ये इसका सही प्रश्न है। ठीक है, तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इसके साथ साथ ये जो रचना और अभिव्यक्ति के दिए गए हैं ये सेम ही है, उन्हीं से मिलते जुलते हैं।
सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? यानी सुमति कौन था? लेखक का मित्र था। तो जब वो वहां पर गए तिब्बत में घूमने के लिए, तो हर गांव में सुमति के मित्र वहां पर मिले। इससे क्या लगता है कि लेखक का जो मित्र था वो कैसा उसका व्यक्तित्व था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? यानी वो मिलनसार था, हर किसी से प्रेम से बातें करता होगा, तभी तो वो हर किसी से मिलने वाले थे, उसके जान पहचान वाले थे, मधुर भाषी था, सरल स्वभाव का था और सीधा साधा इंसान था। अब 9वां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है या नहीं है, विचार करके बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि लेखक जब वहां पर गए थे तो किस वेश में गए थे? चोर डाकुओं से बचने के लिए, लूट मार से बचने के लिए, भिखारियों के वेश में वहां पर घूमने के लिए गए थे। तो ऐसे जब कोई भिखारी आता है तो हम भी देखकर उसे इग्नोर कर देते हैं, यानी उससे दूरी बना लेते हैं और उससे टलने लग जाते हैं। तो हो सकता है लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार, व्यक्ति के ने जो पहन रखा है उसके पहनावे के अनुसार हमारा उसके प्रति कोई आचरण में बदलाव नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी है, इन सब बातों का ध्यान रख के हमें व्यक्ति के अच्छे और बुरे होने का पता लग सकता है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार से भिन्न है? इसमें क्या बताना है कि लेखक जो तिब्बत में घूमने के लिए गया था, वहां की भौगोलिक परिस्थिति कैसी थी? हम बता सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, कोई कोई हजार, 15-15, 17-17 हजार फीट ऊंचे पहाड़ थे, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, गांव में जाने के लिए चढ़ाई करके जाना होता था, और वहां पर जाने के लिए कोई मोटर गाड़ी वगैरह नहीं थी, या तो पैदल ही या घोड़े वगैरह पर ही ज्यादा से ज्यादा जा सकते थे, पिट्ठू वगैरह बैठ कर। और हमारे यहाँ पर हम जहाँ पर रहते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। मान लो तुम जैसे भिवानी में रहते हो तो तुम बता सकते हो कि हमारे यहाँ शहर में या गांव में कैसी स्थिति है, यहाँ का रहन सहन भौगोलिक स्थिति कैसी है, समतल जमीन है यहाँ पर, आने जाने के लिए हमें पैदल नहीं जाना पड़ता, हम मोटर गाड़ी में जा सकते हैं, और हमें यहाँ पर हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ का रहन सहन वहाँ के रहन सहन से बिल्कुल भिन्न है, और यहाँ का रहन सहन हमारे शहर का या गांव का रहन सहन सरल है। अब अगला प्रश्न है 11वां, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न में क्या उत्तर आएगा? इस प्रश्न में उत्तर आएगा कि कहीं पर आप कहीं घूमने गए हुए हो और आपने वहां पर क्या क्या देखा, कैसा अनुभव किया, क्या महसूस किया, वो सारी बातें तुमने, ये प्रश्न सब बच्चे अपने आप लिखेंगे। देखती हूँ कैसे लिखेंगे। जहां पर भी तुम कभी घूमने गए हो, कहीं मेले में ही गए हो, किसी मंदिर में गए हो, या किसी और स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर कहीं घूमने गए हो, उसके बारे में 5-7 लाइनें या 10 लाइनों तक अपना बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत गद्य विद्या की साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों में अलग है? तो यात्रा वृत्तांत यानी संस्मरण है, पाठ है, वो सारी है। तो यात्रा वृत्तांत इसलिए अलग है क्योंकि कहीं पर घूम कर आए हुए सोच समझ कर फिर उसके बारे में लिखना होता है, इसलिए ये और विधाओं से अलग है। आज का तुम्हारा इतना ही है। भाषा अध्ययन का वैसे पढ़ने से मतलब है, इसको वो नहीं करना है। तो यहाँ तक जो 12वां प्रश्न है, यहाँ तक तुम सबने करना है और लिखना है। तो आज का हमारा कार्य यही है। इन प्रश्नों को समझ समझ के हर बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी में और इसको पूरा करेंगे। कोई भी बच्चा कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेगा, और हर बच्चा काम करने के बाद, लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे इनकी फोटो जरूर भेजेगा। ओके बच्चों, धन्यवाद। सभी बच्चे घर में रहेंगे और कोई भी इधर उधर नहीं घूमेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू।